बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज करें और उन्हें बुलाएं। अमन, ये स्क्रीन शेयर करूं? आप रेडी हो प्रेजेंट करने के लिए? यस मैम, रेडी। चलिए मैं शेयर करती हूँ। ईमान स्टार्ट, अमन स्टार्ट कर। Okay ma'am. My topic is cell structure. As we all know that cell जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बॉडी का। और पूरी बॉडी जो है हमारी बेसिकली ये एक ब्रिक्स की तरह हम कह सकते हैं कि काम करते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। और इन्हीं से स्टार्ट होता है हमारी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। फिर एक ऑर्गन सिस्टम लेवल तक लेकर जाता है ये। और इसकी अनग्रोथ, ये कॉन्टिन्यूसली डिवीजन भी इसकी हो रही होती है, क्योंकि अगर डिवीजन ना हो तो फिर इससे ट्यूमर भी कॉज हो सकता है अनग्रोथ कंट्रोल से। तो माइटोसिस के प्रोसेस से कॉन्टिन्यूसली डिवीजन हो रही होती है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की इसकी बात करूँ तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड वो इसके स्ट्रक्चर्स हैं। 3 स्ट्रक्चर्स बेसिकली इसके कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म आता है और फिर न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली जो है वो सेपरेट कर रहा होता है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल इन्वायरमेंट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल, जो आउटसाइड सेल होता है। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करूँ, मैम नेक्स्ट स्लाइड। ये वाली? जी मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल को सेपरेट कर रही होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। और इसमें इसके काफी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है। लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं। और काफी प्रोटीन्स कुछ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रोटीन्स की बात करें तो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो बाई लेयर को पास कर रही होती है, मतलब क्रॉस कर रही होती है। और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, आउटसाइड सरफेस पे। और कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक आइंस को क्रॉस मतलब पास करवाती हैं, और एक लॉक एंड की मॉडल के तौर पर जो है वर्क करती हैं, मतलब हर किस्म के आइंस को वो क्रॉस नहीं होने देती। और लाइक हार्मोन्स हो गए। उसके बाद न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में बेसिकली जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रेजेंट होता है लाइक डीएनए। और कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं और ये कलेक्टिवली डीएनए और प्रोटीन क्रोमेटिन बना रहा होता है। और जितने भी हमारा जेनेटिक मेकअप है, सारे फंक्शंस हैं वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है, डीएनए बेसिकली। डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अलावा। और न्यूक्लियस जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को सेपरेट, सेल की आउटर लेयर होती है, इसी तरह न्यूक्लियस की भी एक आउटर लेयर होती है जिसको न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। और न्यूक्लियोलस होता है, मिशन होनी होती है, का रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो वो राइबोसोम्स बन रहे होते हैं न्यूक्लियोलस में, और वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो एक जिसमें वाटर जो प्योर पोर्शन होता है उसको साइटोसोल कंपैरिजन कर रहे हैं जो ऑर्गेनेल्स के साथ जितनी मेजर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस वगैरह, और सारी ऑर्गेनेल्स को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले मैम नेक्स्ट स्लाइड। अमन, ये नेटवर्क मैम इशू आपकी तरफ है या मेरी तरफ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे। मैम आवाज नहीं आ रही मेरी? आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है। ये वाली स्लाइड कह रहे हो आप
या नेक्स्ट? नहीं मैम, प्रीवियस वो नहीं, अभी मैंने बताई। ये वाली? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो मैम, ये वाली? यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मैम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली तो यही है स्लाइड। जी जी, हम्म। यही वाली जी जी। एंडोप्लाज्मिक। मैम अब आ रही है मेरी आवाज़? जी आ रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ होती है। रफ की बात करें तो ये बेसिकली राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन। ये जस्ट इनका यही काम होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम्स और कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आपकी अमन, आ रही है आवाज। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। गोल्जी फ्रिटिस वाली या डायग्राम वाली? जी जी मैम। गोल्जी apparatus जो है ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, इनमें सिस्टर्ने, ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। और ये बेसिकली ओके, ये इसके डायग्राम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ रहा है नजर और राफी। इसके बाद गोल्जी apparatus जो है ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, इसमें सिस्टर्नी, ये जो हम देख सकते हैं इसमें डायग्राम में। और ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने कहा है कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही होती है। तो वहां से जो प्रोटीन की सिंथेसिस प्रोटीन्स आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये हम देख सकते हैं सिस फेज जो है इसका, वहां से ये एंटर करती हैं और फिर ये पैक होती है सैक्स में गोल्जी वेसिकल्स में, मतलब वो उनको मॉडिफाई करता है और फिर ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेशंस। और ये ट्रांस फेज से उसके जो है वो वेसिकल्स की फॉर्म में सिक्रीट कर जाती हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड, ये गोल्जी apparatus का फंक्शन होता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। लाइसोसोम्स है, नेक्स्ट स्लाइड। जी, लाइसोसोम जो है बेसिकली इसका काम ये होता है कि इसमें जितने भी जो यूजफुल चीज़ें नहीं होती, लाइक इन जितने भी वायरसेस बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, या जितने भी ब्रेक डाउन और वॉर्न आउट सेल्स होते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं रहता, और वो वेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं, वो जितने भी होते हैं उनको इनको रिमूवल उनकी करवाती है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनके डाइजेशन करवा देती है। यही लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। नेक्स्ट मैम। मैम सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट स्लाइड। अमन कर दी है मैंने, नेक्स्ट स्लाइड। ओके मैम। सेंट्रोज जो है ये बेसिकली बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं साइटोप्लाज्म में। इनका काम ये न्यूक्लियर एनवेलप के पास होती है, और इसके अलावा सेंट्रोसोम में ये प्रेजेंट होती हैं, और हमने जिसका माइटोसिस में भी पढ़ा है। तो इनका ये लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस को डिटरमिन करती है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स को बेसिकली ये ऑर्गेनाइज करवा रही होती है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने स्पिंडल्स भी पढ़े हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स, तो उनको बेसिकली रिलीज कर रही होती है, उनको बाइंड कर रही होती है। माइटोसिस में भी हमने इनका रोल पढ़ा हुआ है। तो ये इनका काम होता है सेंट्रियोल्स का। होती हैं। और सेल का मैम नेक्स्ट स्लाइड। जी कर दिया मैंने। साइटोस्केलेटन। मैम मैम वो एक डायग्राम वाली आई थिंक थी, तो इससे नेक्स्ट। मैम अमन नेक्स्ट ये यही स्लाइड है? सेंट्रियोल्स के बाद ना यही साइटोस्केलेटन आ रहे हैं, ये वाला कह रही हो आप? ओके मैम, फिर वो साइड नेक्स्ट होगी डायग्राम। हम्म। साइटोस्केलेटन बेसिकली हमारी बॉडी की जो है ये जितने भी ऑर्गन और मतलब उनको मेंटेनेंस कर रही होती है। इनका रोल
इस तरह हम फाइबर्स की बात करें, इनकी तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, और सीलिया और फ्लैजिला मतलब इन पर ये कंसिस्टेड होते हैं। और जिस तरह उनका मतलब सीलिया और फ्लैजिला का रोल मूवमेंट में, मोटिलिटी में होता है, तो इस वजह से मूवमेंट में भी इनका रोल होता है। और माइटोटिक स्पिंडल्स की अगर हम बात करें तो वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है, तो सेल डिवीजन में भी इनका रोल होता है। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो बना रहे होते हैं। एक्टिन और मायोसिन की अगर हम बात करें तो वो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में रोल होती है, इंटरमीडिएट फाइबर। अमन ये इससे भी नेक्स्ट। यस यस, नहीं यही मैं कह रही थी, ये सेंट्रियोल्स दिखाए हुए हैं। जिस तरह ये सेंट्रोसोम है, नेक्स्ट सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल दिखाया हुआ है। और सेंट्रियोल की बात करें तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं उसके अंदर। यही सेंट्रियोल का ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड। हो गई। ओके, पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो इसमें इंजाइम्स होते हैं जिन जो बेसिकली कैटाबोलाइज कर रहे होते हैं फैटी एसिड, लाइक फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो रही होती हैं पेरोक्सिसोम्स में। और कुछ केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं जिनको ये कैटाबोलाइज उनकी ब्रेक डाउन कर रही होती हैं। ये पेरोक्सिसोम्स का फंक्शन होता है। और फिर सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं जो जॉइन इन्होंने किया होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेम्ब्रेन के थ्रू ये रिलीज कर रही होती हैं अपने कंटेंट्स, लाइक म्यूकस हम कह सकते हैं। तो उनको ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज कर रही होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। अमन बहुत अच्छी बनाई हुई थी आपने प्रेजेंटेशन, टू द पॉइंट थी। और थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। यस प्लीज। जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है तो आप शेयर करें। मैम आवाज बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, आवाज का बहुत ज्यादा कट कट के आ रही थी। जी, वो थोड़ा सा नेट का इशू था अमन की तरफ, लेकिन प्रेजेंटेशन ओवरऑल अच्छी बनाई हुई थी। तो मैम जो नेक्स्ट टाइम हम प्रेजेंटेशन देंगे तो हम स्लाइड मतलब खुद से शेयर कर सकते हैं, जैसे आपने स्लाइड स्क्रीन शेयर की थी। आप अगर अभी करना स्लाइड चाहते हो, आप अगर अभी करना चाहते हो, आप अभी भी कर सकते हैं। मुझे बस थोड़ा सा ये इशू था कि इतनी आप लोग को वो पता चलता है स्क्रीन शेयर का या नहीं। तो अगर अभी आप लोग इस तरह से इजी हो ना कि आप लोग खुद कर लो, तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन है? अमन जलील है। अमन, आप क्या कैसे करना चाह रहे हो? खुद से करना चाह रहे हो या मैं कर दूं शेयर? अमन, अमन जलील आई हुई है हमारे पास? नहीं मैम, नहीं है मैम। अच्छा, अमन की प्रेजेंटेशन तो आई हुई है, या उससे टेक्स्ट करें, उससे पूछें कि आई क्यों नहीं। अच्छा, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? आमिना शौकत। आमिना, आप बताएं कि मैं स्क्रीन शेयर कर दूं या आप खुद करना चाह रहे हो? मैम मैं खुद शेयर कर दूं? जी जी, आप खुद करें। ओके मैम। मैम आप शेयर कर दें, मुझसे हो नहीं। जी, ओके मैम, आप शेयर कर दें, मुझसे हो नहीं रही। अच्छा, मैं अभी करती हूँ।
यही वाली आमिना प्रेजेंटेशन आपकी। मैम अभी ओके यस मैम। चलें स्टार्ट करें फिर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आमना शौकत एंड माय टॉपिक इज माइटोसिस। मैम नेक्स्ट स्लाइड। सेल साइकिल से स्टार्ट करो ना, ये मेन स्लाइड ये वाली है फर्स्ट। यस मैम। मैम सेल साइकिल की स्लाइड शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? नो मैम। अच्छा, मैंने फर्स्ट स्लाइड जो है ना वो निकाली हुई है। सेल साइकिल है सीरीज ऑफ इवेंट्स एज दे गो थ्रू, यही वाला है ना पहली मैम स्लाइड? यही है। ये मैंने निकाली हुई है, आपको शो नहीं हो रही? मैम शो नहीं हो रही मैम, मैं खुद से भी बोल दूं? जी मुझे शो तो नहीं हो। मैम शो नहीं हो रही है, मैं खुद से बोल दूं? बाकी पार्टिसिपेंट्स को हो रही है या बाकियों को भी नहीं हो रही? हो रही है मैम। ना आप फिर रिफ्रेश करें। मैम अब हो रही है आपको या नहीं हो रही? नो मैम अभी भी नहीं हुई है। अच्छा। मैम मैं स्टार्ट कर देती हूँ, खुद को शो हो रहा है तो। या मेरी एक इस तरह करते हैं कि आपका अभी लैपटॉप पे आपने खोला हुआ है ये स्लाइड्स? नो मैम मोबाइल से कर रही अच्छा, मोबाइल से फिर स्क्रीन शेयर नहीं होगा आपका, तो हूँ। या आप मोबाइल से रीड करो और मैं फिर यहाँ पे यस जो है ना, बाकी स्टूडेंट्स को तो नहीं इशू हो रहा, बाकियों को नजर आ रहा है? यस मैम आ यस रहे हैं। मैम। अच्छा चलें फिर, आप ना आप सेल से रीड करें तो मैं यहाँ से फिर वो करती जाऊंगी आगे। ओके मैम प्लीज। सबसे पहले हम सेल साइकिल की बात करेंगे। इसमें सेल पहले ग्रो करता है और उसके बाद सेल डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स में। अब जब सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है तो उसके बाद टू डॉटर सेल्स जो होते हैं वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसको हम जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। मीन के सेल का ग्रो करना, उसके बाद सेल का डिवाइड करना और फिर दोबारा से नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेस की। इंटरफेस में माइटोसिस से पहले एक फेज आता है इंटरफेस। इंटरफेस में सेल अपना ज्यादातर टाइम इंटरफेस में स्पेंड करता है। ये लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का और इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है इंटरफेस में। ये माइटोसिस से पहले का फेज है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में सेल साइकिल दिखाया गया है। सेल साइकिल में बताया गया पहला इंटरफेस है, उसके बाद माइटोसिस हो रही है और फिर साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस में भी तीन फेजेस आ रहे हैं, जैसे G1 फेज, एस फेज और G0 फेज, G2 फेज। G0 फेज भी इंटरफेस में आ रहा होता है। इसके इसके बाद हम माइटोसिस, इंटरफेस के बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है तो हम माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस में क्या है? माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके अंदर टू डॉटर सेल्स बन रहे हैं और उन दोनों डॉटर सेल्स में सेम नंबर और काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मतलब कि जैसे कि पेरेंट न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं पेरेंट न्यूक्लियस में, उतने ही आगे डॉटर सेल्स में नंबर और उसी काइंड के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो हम इसे कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को हम एम फेस भी कहते हैं और कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस में यहाँ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है। इसके अलावा माइटोसिस होती है सोमेटिक सेल्स में, माइटोसिस हो रही होती है, ये बात भी थी। और माइटोसिस में सेल की ग्रोथ जो होती है ना वो स्टॉप हो जाती है माइटोसिस में। माइटोसिस की स्लाइड में सिर्फ यही था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे तो डीएनए की बात करेंगे। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। डीएनए जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम कहते हैं डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की बात करेंगे। लॉन्ग और थ्रेड लाइक डीएनए होगा हम उसे कहेंगे क्रोमेटिन। लेकिन अगर वो डबल क्वाइल्ड और शॉर्ट डीएनए होगा, मतलब कि डबल डीएनए है, तो हम उसे कहेंगे क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जो होता है ना वो नॉन डिवाइडिंग सेल है और क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल होता है, डिवाइडिंग सेल में होता है। और जो क्रोमेटिन है नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो डिवाइडिंग सेल में है, उसमें टू पार्ट्स आ रहे हैं, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड होता है एक
और सेंट्रोमियर मतलब कि क्रोमोसोम के दरमियान में पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं कि सेंट्रोमियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर। अब जैसे कि क्रोमोसोम नंबर्स, हर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमें पता ही है। अब ह्यूमन सेल्स की बात करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि किसमें कितने कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और 23 पेयर्स में। डॉग में 78 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, गोल्ड फिश में 94 क्रोमोसोम्स, और इसी तरह लेटर्स में 18 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो मतलब क्रोमोसोम नंबर्स में हमने ये बात किया कि हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मीन स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हर ऑर्गेनिज्म में अपने अपने अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें हम, नेक्स्ट स्लाइड, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स पिछले हमने पढ़ा है कि सोमैटिक सेल माइटोसिस में होते हैं, माइटोसिस में सोमैटिक सेल्स हैं। सोमैटिक सेल्स मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक सेल्स में सेम काइंड और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सोमैटिक सेल्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऑल सोमैटिक सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म हैज सेम काइंड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सोमैटिक सेल्स हैं, मतलब अब जैसे हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में हमने पढ़ा है कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, उसके हर सेल में, जैसे कि उसका स्किन सेल है, उसका हार्ट सेल है, मसल सेल है। स्किन सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, हार्ट सेल में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, और मसल सेल में भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हम फ्रूट फ्लाई की बात करेंगे तो उसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम्स हैं, उसके जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी उसके स्किन सेल में, फ्रूट फ्लाई के स्किन सेल में 8 क्रोमोसोम्स हैं, फ्रूट फ्लाई के हार्ट सेल में 8 क्रोमोसोम्स हैं, और मसल सेल में 8 क्रोमोसोम्स हैं। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम माइटोसिस के स्टेजेस की बात करेंगे। तो इसके 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज को। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में पहले क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमेटिक की फॉर्म में होते हैं, वो क्वाइल अप नहीं होते, लेकिन प्रोफेज में क्रोमोसोम स्टार्ट क्वाइल अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप होता है इसके अंदर। पहले न्यूक्लियर इन्वेलप बना होता है, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में, और स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स इसमें बनना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोफेज की बात करें उसके अंदर। अब हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड, तो वो मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स मिडल में अलाइन होते हैं, क्रोमोसोम्स मिडल में अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज में। प्रोफेज में हमने बात की थी कि क्रोमोसोम्स अभी पाइल अप हुए हैं, और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स मिडल में आ गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट होने लगे हैं। स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट करते हैं क्रोमोसोम्स के साथ, मतलब कि क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट होने लगे हैं मेटाफेज में। इसमें बस यही बात थी, मेन बात इसमें मेटाफेज में ये है कि क्रोमोसोम्स अलाइन इन द मिडल, मतलब मिडल में क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, एनाफेज को डिस्कस करेंगे। एनाफेज में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स बने हैं उनकी सेपरेशन हो जाती है एनाफेज में। मेटाफेज में तो वो दरमियान में अलाइन हुए होते हैं ना, और एनाफेज में उनकी सेपरेशन हो गई है। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, हर दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स ने, दोनों ऑपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर ने उन्हें ऑपोजिट पोल से पुल कर लिया है, तो मतलब स्पिंडल फाइबर्स पुल हो गए हैं ऑपोजिट पोल में, और इनकी सेपरेशन हो गई है एनाफेज में। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड में टेलोफेज की, तो प्रोफेज में तो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स क्वाइल अप होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह टेलोफेज में क्रोमोसोम्स दोबारा से अनक्वाइल होना शुरू हो गए, और वहां प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हुआ था, लेकिन टेलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप बनना स्टार्ट हो गया है। यानी कि यहाँ क्रोमोसोम अनक्वाइल हो गए हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया है। 2 न्यूक्लियर बन जाते हैं इसके अंदर, और स्पिंडल फाइबर्स प्रोफेज में तो फॉर्म होना स्टार्ट हुए थे ना, और स्पिंडल फाइबर्स इसके अंदर टेलोफेज में डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं।
अब ये हमने 4 स्टेजेस पढ़े हैं माइटोसिस के। इसके बाद माइटोसिस के बाद एक और जो सेल की डिवीजन का स्टेज है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस मतलब ये डिवीजन है सेल की, इज द डिवीजन ऑफ द रेस्ट ऑफ सेल आफ्टर द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के बाद बाकी जो सेल है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी भी डिवीजन होती है इसमें साइटोकाइनेसिस। सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उनके ग्रुप में, और जब वो डिवाइड होता है तो एग्जैक्ट उसकी कॉपी उनके पेरेंट की सेल की तरह की ही होती है साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस मैंने पहले भी बताया था, साइटोकाइनेसिस माइटोसिस का पार्ट नहीं है, और माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट स्लाइड में साइटोकाइनेसिस की डायग्राम है, उसमें इन्होंने ये बताया कि डॉटर सेल्स इसमें डिवाइड कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस में डॉटर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। और साइटोकाइनेसिस के बाद माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद दोबारा से इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है, और वो दोबारा से जो सेल्स होते हैं दोबारा से ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और अपनी रेगुलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब पहले हमने माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस के बाद दोबारा से इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है, और वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि माइटोसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस और फिर इंटरफेस, इंटरफेस के बाद फिर माइटोसिस, वही सारा साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट स्लाइड में ये समरी कह लें कि समरी बताई गई है। इंटरफेस के बारे में बताया, इंटरफेस है प्रोफेस। प्रोफेस में हमने पहले ही पढ़ा है कि डीएनए कंडेंस हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गई है। मेटाफेस में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स दरमियान में अलाइन हो गए हैं, और एनाफेस में हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स जो है सेपरेट हो रहे हैं। टीलोफेस में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट न्यूक्लियर मतलब टीलोफेस में हमने पढ़ा था कि दो न्यूक्लियर बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो रहे हैं। तो ये टीलोफेस के बाद बताई गई है, सबकी यही बात थी। और एंड देन एंड क्यों आमना, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी, और आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बड़े क्लियर हैं। तो थैंक मेरी यू तो मैम। 1 मिनट के लिए भी जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट नहीं हुई, और टू द पॉइंट थी। और आई होप सो कि बाकी स्टूडेंट्स ने भी गौर से सुनी हो। आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना मुझे बड़ी पसंद आई है। तो थैंक यू मैम। बाकी कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है, लगता है सब सो रहे हो। नेक्स्ट कौन है हमारे पास? मैम अनफाल। यस मैम। अच्छा अनफाल, आप स्क्रीन शेयर करोगी या मैं करूँ? मैम मैं पहले कोड ट्राई करके देखती हूँ, अगर मुझसे हो गया तो फिर मैं करूँगी, वरना मैं आपको कह दूँगी। चलें ठीक है। मैम आप स्क्रीन शेयरिंग को डिसेबल हुई हुई है, उससे अगर आप कर दें। अच्छा 1 मिनट, ठीक है। मैम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। नहीं नहीं, यहाँ से तो इनेबल्ड है। यस मैम, जब मैं स्लाइड शेयर कर रही थी ना तब भी यही आ रहा था। आई थिंक स्लाइड शेयर नहीं हो रही इसलिए। अब करें? हो रही है अब? यस मैम अब हो रही है। अनफाल, ये आपके कितने मिनट्स की है प्रेजेंटेशन? मैम मुझे यूएस टाइम की तरह तो नहीं पता, लेकिन 23 साइड है मेरी। अच्छा, ये जो मीटिंग है ना, ये अभी लेक्चर भी एंड होने वाला है। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, और ये भी 7 to 6 मिनट्स हैं इसके जूम के। तो या दूसरी मीटिंग अरेंज कर लें, फिर या दूसरी आप कल मीटिंग में कर लेते हैं। दूसरी मीटिंग में, मैं फिर दूसरी मीटिंग का आपको लिंक सेंड करती हूँ।
फिर आप सब लोग वहाँ पे आना और कोई स्टूडेंट जो है ना मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं एब्सेंट मार्क करूँगी, ठीक है।